हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। काफी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मार्ले मिंटो सुधार, या जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। अब ये मार्ले मिंटो कौन थे, ये सुधार क्या थे, क्या क्या सुधार थे, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, कब आया, कैसे आया, इन सब बारे में हम बात करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने टॉपिक को, जो कि है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। देखिए, 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय हमारे भारत का वायसरॉय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। अब कर्जन हो गया रिटायर्ड। ठीक है, कर्जन का जो टाइम पीरियड था वो 1899 से लेकर 1905 तक था। इसके बाद इसका टाइम पीरियड हो गया फिनिश। तो आए लॉर्ड मिंटो, भारत के वायसरॉय बन के, इंडिया के वायसरॉय बन के आए। उसके बाद जॉन मार्ले को भारत का सचिव यानी कि सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है। अब इन दोनों ने मिलकर जो सुधार किए, जो रिफॉर्म्स किए, उसको कंबाइंडली हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिन्हें हम फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से क्या कहते हैं, देखिए ब्रिटिश संसद जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करते थे, उसे वो इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम देते थे। ठीक है। तो इसे उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 कहा। ठीक है। और कॉमनली ये मार्ले मिंटो के नाम से भी फेमस है। मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहें या मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहें, दोनों एक ही बात है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो रिफॉर्म का सबसे बड़ा दोष, यानी इसमें जो सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट था वो क्या था, कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है। सांप्रदायिक मतलब सेपरेट कम्युनल अवार्ड्स। ठीक है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, मतलब इसका ये है कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। मतलब मुसलमानों जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी। मतलब पूरा एक इलेक्शन का कमीशन बनाया जाएगा। उसमें खड़े होने वाले लोग, मतलब जिस भी पोस्ट पे कोई इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, और जो वोट करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोमडन्स होंगे, मुसलमान होंगे। एक तरीके से पूरा अलग उनके लिए पूरा इलेक्टोरेट सिस्टम बना दिया। ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने वाला काम था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं किया जाएगा, अपितु कि केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता था। अब इसका आशय है कि मुस्लिम संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूरी तरीके से अलग वर्ग के रूप में स्वीकार कर लिया आपने। मतलब कि मुसलमान हमसे बिल्कुल अलग है, हमारे में मतलब इंक्लूडेड ही नहीं है। एक तरीके से बात वही है, ले देखिए कि हिंदू मुस्लिम में जो है फूट डालने के लिए काम जो है किया गया। अब इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में यानी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। सदियों से बनाई जो राष्ट्रीय एकता, जिसपे लोग इतना रिवॉल्ट हुआ, 1857 हुआ, न जाने क्या क्या हुआ, वो उसको मतलब एक ही बार में इन लोगों ने खत्म कर दिया। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स डिस्ट्रॉयड अस, हमें बर्बाद कर दिया। ठीक है। तो ये ऐसा कहा था, किसने, गांधी जी ने कहा था। चलिए, इतना ही था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नोट्स में। चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसके क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया। तो देखिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपका 1909 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा 1909 में आया था। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो सबसे बड़ी जो व्यवस्था की गई थी वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। मुसलमानों के लिए केवल, राइट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन करा ही दिया, मतलब यही वो इंडियन काउंसिल एक्ट था जिसने फाइनली इंडिया का पार्टीशन भी करा दिया। ठीक है। वो क्या था, तो वो था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण 1909 में, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, इस पे जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गए, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया।
और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए था। तो चलिए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में हमारा इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हो जाएगा दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। इसमें नोट्स जैसा कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चंस ही हैं, तो हम क्वेश्चंस ही करेंगे। राइट, तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो सबको पता है कि दिल्ली के पहले जो राजधानी थी वो हमारी कलकत्ता में थी। ठीक है, दिल्ली के पहले हमारी राजधानी जो है वो कलकत्ता में थी। देखिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेंगे। देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले राजधानी हमारी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए कब? 12 दिसंबर 1911 को। उस समय क्या आयोजित किया गया? तो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था उनके आने की खुशी में। राइट। उस समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, उसमें दो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए। पहला फैसला कि एम्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, कि मतलब बंगाल का विभाजन कैंसिल किया जाएगा, एम्यूलमेंट होगा इसका। और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये दो इंपॉर्टेंट डिसीजन दिल्ली दरबार में लिए गए थे। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने लिए थे। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि जब जब आपका ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हुआ कलकत्ता से दिल्ली, उस समय भारत का वायसराय कौन था? या दिल्ली दरबार के समय वायसराय कौन था? या जब आपका बंगाल विभाजन रद्द हुआ तब वायसराय कौन था? तीनों का एक ही आंसर है, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम पे ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल है वो हुआ 1912 में। राइट, नेक्स्ट है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो वो बनी 1912 में, लेकिन अब 1911। तो आप देखिए, घोषणा 1911 में हो गई थी, लेकिन स्थानांतरण 1912 में हुआ था। ठीक है, अगर 1911 और 12 दोनों विकल्प में दिए गए हों तो 1912 अधिक मान्य होगा, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं था तो हम 1911 को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, 1911 और 12 दोनों ऑप्शन में है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो वो 1912 होगा। अगर कह देगा कि घोषणा की गई स्थानांतरण की, तो वो 1911 होगा। राइट, नेक्स्ट है किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो वो आई 1912 में। ठीक, 1912 में आई थी। ये रहा आपका 1912 ऑप्शन में नहीं है, तो अगेन हम 11 टिक करेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किस पर? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग पर। अब देखिए, लॉर्ड हार्डिंग इस विभ्रम के प्रभाववश संतुष्टिकरण विषयक कार्य कर रहा था, तो एक क्रांतिकारी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया जा सकता है, परंतु शीघ्र ही उस समय उसका मोह भंग हो गया जब 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली की राजधानी स्थानांतरण के औपचारिक समारोह के अवसर पर वह जुलूस के रूप में दिल्ली में प्रवेश कर रहा था और उस पर चांदनी चौक में बम फेंक दिया गया, लॉर्ड हार्डिंग पे। नेक्स्ट है क्रांतिकारी जो लॉर्ड हार्डिंग के बम फेंकने में शामिल नहीं था, वो कौन थे? देखिए, मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी, ये सब शामिल थे, लेकिन भगवती चरण वोरा ये शामिल नहीं थे। याद रखिएगा कि भगवती चरण वोरा ये शामिल नहीं थे बम फेंकने में। ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना लाहौर कांड, लाहौर में हम दो पढ़ते हैं, लाहौर में हम दो पढ़ते हैं, एक 1916 वाला और एक 1931 वाला। ठीक है, और एक हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पढ़ते हैं, और एक हम पढ़ते हैं दिल्ली वाला पढ़ते हैं। तो दिल्ली वाला हम इसी समय का पढ़ते हैं, 1912 का। और एक हम और पढ़ते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये फेमस जो कांड है ना, उस उनको ही नाम दिया गया है। तो दिल्ली में हुआ तो दिल्ली षड्यंत्र। तो हार्डिंग पे जो बम फेंका गया वो कांड दिल्ली षड्यंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, मतलब 13 लोगों को एक्यूज किया गया, जिसमें मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ दीनानाथ भाई बाल मुकुंद, बलराज भैला, बसंत कुमार, अवध बिहारी, इनको गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 4 लोगों को फांसी, 2 को 7 साल की सजा हुई थी। ठीक है, दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया
था, भगवती चरण वोरा इसमें थे ही नहीं। तो इसमें मुख्य भूमिका भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे और मुकदमे से बच गए थे, क्योंकि वो दूसरी कंट्री चले गए थे, तो obvious सी बात है मुकदमे से बच जाएंगे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो देखिए, जब आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में आपका जो ईस्ट बंगाल था, मैंने आपको पढ़ाया था, वो ईस्ट बंगाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल प्लस असम था, ये मिलकर बना ईस्ट बंगाल। और जो वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल इसमें था आपका बिहार, ठीक है, प्लस और उड़ीसा भी था, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बार 1905 में विभाजन हुआ, ठीक है, 1905 में, तो ये ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बने। अब 1912 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन कैंसिल कर दिया गया, तो ईस्ट बंगाल से आसाम को अलग कर दिया गया, आसाम को अलग स्टेट बना दिया गया जैसे वो पहले था, और वेस्ट बंगाल से बिहार को एक अलग स्टेट बना दिया गया और उड़ीसा को अलग स्टेट बना दिया गया। तो 1912 में ये काम हुआ, जब आपका बंगाल का विभाजन कैंसिल हुआ, ठीक है। तो 1912 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, और 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो जब आपका वेस्ट बंगाल से अलग किया गया बिहार, तो बिहार प्लस उड़ीसा एक ही में थे, ठीक है, और वेस्ट बंगाल अलग कर दिया गया। फिर 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से फाइनली अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा। चलिए, काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम एक साथ कई टॉपिक्स कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? तो लखनऊ अधिवेशन, राइट। तो लखनऊ अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लखनऊ अधिवेशन हमारा दिसंबर 1916 में हुआ, ठीक है। अब इसमें नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों का ही जो अधिवेशन था, वो लखनऊ में हो गया एक ही समय पे, ठीक है। उन्होंने एक ही टाइम पे अपने अधिवेशन आयोजित कर लिए। दोनों दलों ने पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। अब क्योंकि कार्यक्रम एक ही जगह पे थे, एक ही टाइम पीरियड पे थे, तो कहा गया कि भाई एक दूसरे का सहयोग कर दो। तो एक समझौता किया गया, ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में, जिसे हम लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहते हैं, या कांग्रेस लीग योजना भी इसको हम कहते हैं, कांग्रेस लीग योजना। ये उसके बाद 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया, ताकि संवैधानिक सुधारों ताकि जो संवैधानिक सुधार हैं, ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उनके लिए एक ही योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र में दोनों आंदोलन के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार, यानी एसी मजूमदार ने की थी। ये दो पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कि उग्रवादियों जिन्होंने 9 साल पहले यानी 1907 में कांग्रेस से जिन्हें निष्कासित किया गया था, उनको उनको कांग्रेस में फिर से मिला लिया गया, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिर से एक साथ आ गए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक साथ एक स्टेज पे आए, या कह सकते हैं उनके बीच में समझौता हुआ, ठीक है। अतिवादियों यानी एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादियों यानी मॉडरेट्स के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और तिलक ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, ठीक है। एनी बेसेंट, हम जिन्हें होम रूल लीग आंदोलन जिन्होंने इंडिया में चलाया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिलोंग करती थी, ठीक है। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे, ठीक है। 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था, मतलब कि मतैक्य मतलब दोनों के मत एक ही थे, आइडियोलॉजी भी सेम थी, मतलब एक दूसरे की बातों से सहमत थे। लखनऊ समझौता एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग ने इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखा था, ठीक है। समझौता था लेकिन फिर भी उनका एक अलग उनकी पहचान थी। मुसलमानों के लिए पृथक राजनीतिक अधिकारों की वकालत वो कर रहे थे, कौन? मुस्लिम लीग। 1922 तक दोनों ने इस समझौते के हिसाब से काम किया। उसके बाद असहयोग आंदोलन आपका कब आया? 1920 में आ गया, ठीक है। तो के साथ ही यह समझौता भंग हो गया। भाई 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और 1922 में जब चौरी चौरा कांड आपका हो गया, तो असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया। तो उसी के साथ ये जो समझौता था वो भी भैया खत्म हो गया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने अपना अपना रास्ता बदल लिया, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। चलिए, करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को, कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय पर अपने अधिवेशन कहाँ आयोजित किए थे? तो हमने पढ़ा है कि जो 1916 का अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था यहाँ पे, तो लखनऊ में ये हुआ था। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, लखनऊ का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी आपकी एसी मजूमदार ने, या अंबिका चरण मजूमदार इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, लखनऊ पैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो भाई अतिवादी और उदारवादी, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे, तो एनी बेसेंट ऑप्शन में है, तो हम एनी बेसेंट को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया था। तो बाल गंगाधर तिलक हमारे ऑप्शन में है, जिन्ना नहीं है, तो गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, है हमारा, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? तो वो था कि मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। ठीक है, तो 1916 में उनकी ये मांग स्वीकार कर ली गई थी। जो 1909 में आपका मार्ले मिंटो रिफॉर्म से जो आया था आपके लिए, ठीक है, रिफॉर्म, उसको स्वीकार कर लिया गया था। कब? 1916 वाले लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है, और यही सबसे बड़ी गलती थी, राइट। चलिए, देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी है, परवर्ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में निसंदेह रूप से कहा जा सकता है कि 1916 में कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौता करने के निर्णय ने वस्तुतः वह नींव डाली जिसके ऊपर 30 साल बाद पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लखनऊ समझौते ने भावी राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। तो लखनऊ समझौता एक डेफिनेटली अच्छी चीज़ नहीं था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। कब? 1916 के लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन सा था? तो 1916 से 1922 तक के बीच, इनके बीच में जब तक आपका असहयोग आंदोलन नहीं स्थगित हुआ तब तक इनके बीच में एक कह सकते हैं कि मतैक्य का काल था। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? असत्य देखते हैं, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। नहीं की थी, ये तो असत्य है। ठीक है, ये तो गलत है। इस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ। बिल्कुल। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। बिल्कुल। तो ये आपका पहला वाला ही हो जाएगा, यही असत्य है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ का अधिवेशन था 1916 का। यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई किससे? राजकुमार शुक्ल से। ठीक है, बिहार के थे ये। तो इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने ही अवगत कराया जो बिहार में आपका चंपारण है वहाँ पे जो चल रहा था प्रॉब्लम्स। चलिए, आज का ये भी टॉपिक हमारा होता है फिनिश। रूटीन टॉपिक हमने कवर किए हैं। अब नेक्स्ट हम होम रूल लीग आंदोलन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वीडियो छोटा बड़ा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे टॉपिक पूरे प्रॉपर कवर होने चाहिए, उससे फ़र्क पड़ता है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगेन, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक धीरे धीरे पहुंचते रहें और आपकी हेल्प होती रहे। राइट। नेक्स्ट, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट की घटना चक्र हम स्टार्ट करें। राइट, कि हम ज्योग्राफी स्टार्ट करें, हम पॉलिटी स्टार्ट करें, या हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करें, या हम एनवायरनमेंट स्टार्ट करें। जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगे वही घटना चक्र स्टार्ट की जाएगी। राइट। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।